वैसे तो मराठा साम्राज्य का इतिहास अलग अलग शाखाओं में बटा हुआ है, इसलिए किसी बात का अंदाज़ा लगाकर इतिहास का अपमान करना मुनासिब नहीं है। इतिहास अंदाज़ा और ख्यालों से नहीं बनता। मराठा साम्राज्य के इतिहास में धर्मवीर संभाजी महाराज के कत्ल के बाद बेहद सारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई। महारानी यसुबाई और उनके पुत्र श्री शाहू महाराज अर्थात शिवाजी दूसरा को अक्टूबर 1689 के दिन बंदी बनाया गया। इस बात से खुश होकर इतिकार खान को जुल्फिकार खान का खिताब मिला, पर जब शाहू महाराज बतौर मुगल के कैदी बनकर बड़े हुए तब मुगलों ने उन्हें इतने आसानी से कैसे छोड़ दिया? इसके पीछे की सच्चाई क्या थी? क्या ये मुगलों का कोई प्रपंच था या फिर दूसरा कारण था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। 20 फरवरी 1707 ये वो तारीख है जब औरंगजेब की मौत हुई। उसके जहन में बस दो बातें थी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रांत को जीतना और इस्लाम की खिदमत करना। पूरे भारत को मुगल के रंग से रंगने वाला औरंगजेब मराठों को कमज़ोर बनाने में सफल हुआ होगा, पर हराने में नहीं। ये वही औरंगजेब था जिसने दक्षिण प्रांत के बचे हुए सुल्तानों को एक साथ हराया। पर मराठा साम्राज्य का सरसेनापति संताजी घोरपड़े और जाधव श्रेष्ठ धनाजी के मौजूदगी में औरंगजेब मराठों को खत्म नहीं कर पाया। पूरा दक्कन जीत लूंगा, औरंगजेब का ये सपना ही रह गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर को देखने वाला एक भी बेटा बचा नहीं। सब के सब गद्दी के लिए लड़ने लगे। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को फैलाया पर उसे मजबूत बना नहीं पाया। ऐसे में औरंगजेब के मुख्य रानी का बेटा आजम शाह ने खुद को अगला बादशाह घोषित कर दिया। पर दिक्कत ये थी कि वो उस वक्त दिल्ली में नहीं था। दिल्ली में तो औरंगजेब का तीसरा बेटा बहादुर शाह उर्फ शाह आलम अपनी पकड़ मजबूत बनाए बैठा था। इसके पास आगरा के साथ उत्तर भारत का बड़ा भाग भी था, इसलिए उसे लगा कि वो खुद बादशाह बनेगा। इस बीच आजम शाह दक्कन की देखरेख में था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसे जल्द से जल्द दिल्ली या आगरा पहुंचकर खुद को बादशाह घोषित करना था। वो अच्छे से जानता था कि अगर वो आगरा पहुंचेगा नहीं तो उसका भाई शाह आलम ताज पहन लेगा। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि अगर वो दक्कन छोड़कर उत्तर की ओर भागेगा तो मराठे फिर से उसके छावनी पर हल्ला मचाएंगे। औरंगजेब की छोटी बड़ी मेहनत पर पानी ना फैले, इसलिए वो दक्कन को अकेला छोड़कर जा नहीं सकता था। इस बीच उसने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए संभाजी महाराज के एकमात्र पुत्र शाहू महाराज को रिहा करने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे सिर्फ एक वजह थी, भोसले परिवार में अंदरूनी लड़ाई की शुरुआत करना। जी हाँ, राजाराम महाराज बड़े ही कम आयु में गुजर गए। उन्हें शिवाजी दूसरा नामक बेटा था। महारानी ताराबाई के साथ उस 4-5 साल के छोटे बालक को गद्दी पर बिठाया तो गया, पर छत्रपति का पद उनके लिए नहीं था। छत्रपति का पद श्री राजाराम महाराज के लिए भी नहीं था। असलियत ये थी कि श्री राजाराम महाराज का राज्य अभिषेक हुआ ही नहीं। इस वजह से छत्रपति का असली वारिसदार शाहू महाराज बन गए। संभाजी महाराज का अचानक कत्ल हुआ तब भोसले परिवार को रायगढ़ छोड़ना पड़ा। इस बीच शाहू महाराज को बचपन में ही मुगलों द्वारा कैद किया गया। बादशाह बनने के लिए आजम शाह ने शाहू महाराज को रिहा कर दिया। शायद आजम शाह जानता था कि गद्दी के लिए भोसले परिवार लड़ाई करेगा। अब इस खेल में आता है जुल्फिकार खान। ये वही इंसान था जिसने शाहू महाराज को कैद कर लिया था। पर शाहू महाराज बड़े ही चालाक और अक्लमंद निकले। शाहू महाराज को इस बात का पूरा अंदाज़ा था कि अगर वे कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करेंगे तो औरंगजेब उन्हें मार देगा। अंततः यसुबाई भी शाहू महाराज के साथ कैद थी।
जब शाहू बड़े होने लगे तब होशियारी दिखाते हुए जुल्फिकार खान से दोस्ती कर ली। शाहू महाराज इस कदर तक चालाक थे कि उन्होंने औरंगजेब को ये जता के रखा कि वे अब मुगल की खिदमत करेंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि औरंगजेब शाहू महाराज का इस्तेमाल करना चाहता था। खैर, मुगलों की चाल नाकाम हुई। जिसने शाहू महाराज को कैद किया था, उस जुल्फिकार खान ने ही शाह आलम के सामने रिहाई की मांग की। उस वक्त के मुस्लिम लेखक काफी खान ने इस बात के पीछे की वजह नहीं लिखी है। शायद ऐसा हो सकता है कि जुल्फिकार खान को लगा होगा कि शाहू महाराज मुगलों के लिए काम करेंगे, इसलिए दिल्ली तक ये खबर ना जाए, इस बात को देखते हुए खुद जुल्फिकार खान ने शाहू महाराज को भगाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। इस पूरे घटना को भीमसेन सक्सेना ने अपनी किताब में जगह दी थी। आपको बता दूं कि भीमसेन सक्सेना औरंगजेब के दरबार के लेखक थे। पर यहाँ ये बात भी बताना चाहूँगी कि रिहाई सिर्फ शाहू महाराज और उनके कुछ साथीदार की हुई। महारानी येसुबाई तब भी कैद थी। इसके पीछे क्या वजह थी और उन्हें कब छुड़ाया गया, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। धर्मवीर संभाजी महाराज का बेटा आज़ाद हो गया, ये बात दक्कन में फैलने लगी। तब बड़े बड़े सरदार उनसे मिलने लगे। महारानी ताराबाई को छोड़कर लगभग सभी वीर योद्धाओं को इस बात की खुशी थी कि उनका असली वाला छत्रपति लौट आए हैं। महारानी ताराबाई, जो राजाराम महाराज की धर्म पत्नी थी, पति के देहांत के बाद अपने छोटे बेटे को लेकर मराठा साम्राज्य की सेवा भी कर रही थी। एक स्त्री होकर भी उन्होंने औरंगजेब को अपने से दूर रखा और डूबते हुए सूरज को फिर से प्रज्वलित किया। उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। पर शाहू महाराज के लौट आने से उनके मंत्रिमंडल के लोग राजाराम महाराज के पुत्र के बजाय संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज को छत्रपति मानने लगे। आजम शाह की सोच सही साबित हुई और भोसले परिवार विभाजित हुआ। महारानी ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी दूसरा को लेकर कोल्हापुर चली आईं और शाहू महाराज सातारा में विराजमान हो गए। पर आजम शाह का आगे क्या हुआ? जैसे ही वो दिल्ली या आगरा पहुंचा, शाह आलम ने उसे मौत के घाट उतार दिया। छत्रपति शाहू महाराज, मराठा साम्राज्य का वो शेर जिसने सबसे अधिक समय तक पद संभाला। ना सिर्फ पद संभाला बल्कि मराठा साम्राज्य को चारों दिशाओं में फैलाया। 1700 के दशक के बाद अखंड हिंदुस्तान और पूरे दक्षिण एशिया में छत्रपति शाहू महाराज जैसा दूसरा ताकतवर इंसान नहीं था। इतिहास में पहली बार ऐसे देखने को मिला जब दिल्ली से अधिक पुणे और सातारा शहर को सबसे अधिक अहमियत मिली। तलवार बाजीराव पेशवा के हाथ थी, पर मराठा साम्राज्य का झंडा छत्रपति शाहू महाराज के हाथ था। आगे चलकर छत्रपति शाहू महाराज जैसा दूसरा शासक कभी जन्मा नहीं। वो कहते हैं ना, न भूतो न भविष्यति।